नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को खेल रत्न और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया है। वहीं कार्यक्रम में वर्ष 19-20, 2020-21 और 21-22 तक के देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 21 एवं 22 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पुरस्कारों के साथ ही वर्ष 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेता खिलाड़ियों एवं 42 प्रशिक्षकों को नगद सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के मामले में एक स्वर में केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने कहा कि नेहरू सरनेम पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं की गई। भाजपा नेतृत्व के इशारों पर राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला बनाया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन साफ है कि इस केस में भाजपा नेतृत्व के इशारे पर विवाद खड़ा किया गया है और ये विपक्ष को समाप्त करने की कुचेष्टा है। हरीश रावत ने कहा कि विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रावत के मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किया जाना विपक्ष मुक्त भारत का क्लाइमैक्स है। हम लोग दो प्रकरण पर आपसे बात करेंगे। राहुल गांधी जी पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोग तो कहते हैं, लेकिन इस देश के इतिहास में तीन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ी बात दूसरी क्या हो सकती है। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के नेतृत्व की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस उसकी निंदा करती है और हम उसके लिए पार्टी एक संघर्ष की व्यापक रूपरेखा बना रही है। उसमें हम दूसरे लोकतांत्रिक संगठनों, पार्टियों सबको सम्मिलित कर रहे हैं। देश भर में चर्चित और पंजाब के फरार चोर मास्टरमाइंड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की धरपकड़ के लिए कई राज्यों के साथ अब उत्तराखंड पुलिस भी प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में कड़ी चौकसी के निर्देश जारी कर चुकी है। उत्तराखंड जनपदों में देहरादून समेत हरिद्वार और उधम सिंह नगर अन्य अथवा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण अपराधियों की आवाजाही का केंद्र रहे और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की संभावित गतिविधियां उत्तराखंड की सीमाओं पर भी अनुमान के रूप में लगाई जा रही हैं और बारीकी से निगरानी के लिए सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के साथ साथ धरातल पर खुफिया एजेंसी और एसटीएफ को भी सीमांत जनपदों की सीमाओं पर विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी उधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उधम सिंह नगर में हमारी मॉनिटरिंग स्टेप अप की हुई है। अमृतपाल के संबंध में जो इनपुट्स प्राप्त हुए थे और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए थे, इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी निर्देश निर्गत किए गए हैं कि आकस्मिक रूप से चेकिंग चलती रहे। साथ ही साथ हमने अपने थाना प्रभारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सदर किया हुआ है। हमारे जो भी गुरुद्वारे और इतने धार्मिक स्थल हैं या हमारे पास होटल लॉज हैं, उनको भी रैंडमली चेक करने को बताया गया है। तो जो सतर्कता के निर्देश मुख्यालय स्तर से प्राप्त हो रहे हैं या कोई भी इनपुट ऐसा प्राप्त हो रहा है, उसको समस्त हमारे जितने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी शेयर किया जा रहा है, जिससे कि चेकिंग जो की जा सके, ऐसे कोई संदिग्ध दिखता है या ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। खबर कालाडूंगी से, जहां पर उत्तराखंड राज्य की सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कालाडूंगी के रामलीला मैदान में आम जनता के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन कालाडूंगी विधायक बंसीधर भगत ने किया। वहीं शिविर में राजस्व
स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही आम जनता की समस्याओं का समाधान कर आम जनता को राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी है। आपको बता दें कि विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि धामी सरकार ने सफलतापूर्वक स्वर्णिम 1 वर्ष पूर्ण किए हैं और इस 1 वर्ष में उत्तराखंड सरकार ने गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं लागू की। उन्होंने आगे कहा कि धामी सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करके युवाओं को सुरक्षित परीक्षा फल देने का कार्य किया है। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया धामी जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर कार्य किया है, बहुत सुंदर। इसका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि धामी जी का नेतृत्व में 1 साल में जब उन्हें चुनौती मिली, जब मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे निर्णय, अभूतपूर्व निर्णय उन्होंने लिए हैं, जैसे नकल अध्यादेश और पेंशन, तमाम सा निर्णय। G20 का सम्मेलन जहाँ नया गाँव से लेकर बातचीत और स्वर्ग में, अब हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा कार्य में हमने सोचा नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो हमारे बने, लेकिन ये सोच बहुत लंबी सोच है, बहुत जबरदस्त। और माता बहनें भी बड़ी खुश हैं, तमाम सारे प्रशासन खुश है और इस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, जनता की सुनते हैं और मुख्यमंत्री जी से जो हम कहते हैं वो उस काम को करते हैं। सरकार 1 वर्ष पूरा किया कल, उस उपलक्ष्य में हरेक विधानसभा के केंद्र पर एक शिविर लग रहा है, जिसमें जनता की सुविधाओं के लिए प्रत्येक चीज की उपलब्धता रहेगी और उसमें जो चेक वितरण, किट वितरण कार्यक्रम है वो भी होंगे। सब मिला के जो 1 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा है, वो एक बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, तो उसकी चर्चा बातचीत जनता के बीच में जाए, इसके लिए हम सब लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बागेश्वर से, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर गुंजन सिंह की अदालत ने पूर्व युवा कल्याण अधिकारी बागेश्वर जीवन लाल और वरिष्ठ सहायक चित्रा पांडे को 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। वहीं अभियोजक पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मोहन राम का कहना है कि वर्ष 2012-13 में बागेश्वर जिले के युवा कल्याण अधिकारी पद पर तैनात जीवन लाल और वरिष्ठ सहायक चित्रा पांडे पर विभाग ने 9 पीआरडी जवानों को फर्जी तरीके से 2,45,980 रुपए का भुगतान करने का आरोप था। 9 पीआरडी जवानों को फर्जी तरीके से विभाग में नियुक्ति की गई थी। फर्जी तरीके से भुगतान के मामले की जांच की मांग पूर्व पीआरडी जिलाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज कुमार द्वारा उठाई गई थी। याचिका ये थी कि स्लॉटर हाउस के रिलेशन में हमने एक जनहित याचिका दायर की थी। ये याचिका में था कि गजट नोटिफिकेशन 2015 में एक इशू किया था गवर्नमेंट द्वारा। 2018 तक देहरादून में स्लॉटर हाउस था भंडारी बाग में। जब आरटीआई लगाई तो उसमें पता चला कि 2018 से लेकर अब तक वो स्लॉटर हाउस बंद हो चुका है। म्यूनिसिपल बोर्ड कहता है कि फूड सेफ्टी का ये काम है, फूड सेफ्टी कहती है कि म्यूनिसिपल का काम है। इन्हीं पेज के बीच में ना ही आज तक कुछ हो रहा है, ना ही मीट की क्वालिटी की जाँच होती है, ना ही वो मीट कहाँ से आ रहा है, क्या वो मीट में कोई डिजीज़ है या नहीं है। इस चीज़ को लेकर हमने ये जनहित याचिका आज कोर्ट के सामने उठाई थी। खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित केहड़ा फाटक स्थित रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मनीष पुत्र शंकर निवासी नगीना बिजनौर के रूप में हुई, जो हाल ही में फिलहाल ज्वालापुर स्थित लाल मंदिर के पास किराए के मकान में रह रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लक्सर पुलिस से मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि केड़ा गांव के फाटक के पास एक शख्स का रेलवे ट्रैक के पास शव पड़ा हुआ मिला। एक व्यक्ति की लाश जो है रेलवे ट्रैक के पास मिली है, कल्याणी पुलिया शुगर मिल के पास जो है उसकी शिनाख्त करी गई, तो उसमें उसकी जेब से कुछ नंबर मिले और उससे पता चला कि उसका नाम मनीष सन ऑफ शंकर राज है और वो कल सुबह ज्वालापुर से गायब था। तो उसके संबंध में जो है पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उसके परिजनों को अवगत कराया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है। सर बता रहे हैं उसकी जेब से कुछ फ़ोन नंबर और 2 गोलियां मिली थी सल्फास की, तो प्रथम दृष्टया हमने उसे जांच के लिए भेजा। खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री आवास देहरादून में शुक्रवार को शहद प्रसंस्करण का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री आवास परिसर में 22 दिनों के अंतराल में लगभग 40 किलोग्राम शहद का उत्पादन हुआ। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौन पालन को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सदस्य अजय सैनी ने मौन पालन के संबंध में जानकारी दी।
हमारा इस बार आरक्षण खबर विकास नगर से, जो आकाशी अंतर्गत खत्त विश्वविद्यालय के खरूड़ी थाट में आगामी 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक विश्व पर्व के मौके पर आयोजित होने वाले खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर आयोजनकर्ता समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर इसका आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़े रखने के लिए समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते रहना चाहिए, जिसको देखते हुए पौराणिक परंपराओं को जिंदा रखने के लिए खत्त विश्वविद्यालय में विश्व पर्व के मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता के रूप में गांव स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता के साथ ही सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। क्या उसी तरीके से जैसे पौराणिक लोग मनाते थे? हमारा इस बार आकर्षण का केंद्र मेन तो कृषि महोत्सव के रूप में और स्वास्थ्य क्या के केंद्र प्रशिक्षण लगाया जाए और जो भी झंटा रासो पौराणिक रीति रिवाज के तौर पे और जो कबड्डी खेल है हमारे जो क्षेत्र का प्रिय खेल है उसको पुणे एक बार 4 वर्ष के बाद जैसा खुरड़ी में पहले भव्य दिव्य रूप में था उससे भी बेहतर करने का हमारे युवा साथियों समिति ने निर्णय लिया। और खत के सभी लोगों ने हम जब भी अभी शादी पार्टियों में जाते यही अनुरोध किया कि आप लोग को दोबारा उसी रूप में कार्यक्रम करना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र के लिए विकास के रास्ते भी संभावना है। खबर विकास नगर से, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक सहित प्रतिबंधित 21 अन्य सामग्री पर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ दुकानदार न केवल इन वस्तुओं का स्टॉक जमाए बैठे हैं, वहीं चोरी छुपे इन प्रतिबंधित वस्तुओं को बेच भी रहे हैं। एक ऐसे मामले में हरबटपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह बिष्ट की अगुवाई में नगर पालिका की टीम ने हरबटपुर बाजार के निरीक्षण के दौरान एक दुकान पर औचक छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें उक्त दुकानदार सहित आसपास के दुकानदारों में अचानक हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। इसमें ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में नगर पालिका में लगातार विगत कई वर्षों से चलानी कार्रवाई की जा रही है और जब से हाईकोर्ट के आदेश आए हैं तो उसके उपरांत से तो आपका सिंगल यूज जो मटेरियल है उसको पूर्ण रूप से नगर पालिका हरबटपुर से हम चाहते हैं कि उसको जड़ से मिटा दें। तो किस किस तरह के पॉलिथीन बैन है और क्या क्या आइटम बैन किए गए हैं? सिंगल यूज आइटम में आपके जैसे स्ट्रॉ हैं, आपकी थर्माकोल के प्लेट्स हैं, आपके प्लास्टिक के ग्लास हैं, आपके इसी प्रकार के कई और आइटम्स हैं जो पॉलिथीन हैं, ये पूरी तरीके से बैन है। आज आपकी टीम ने कार्रवाई की गई है? हाँ, आज हमारी टीम द्वारा एक रूटीन चेकअप में बाजार में घूमते हुए पाया गया कि एक दुकानदार द्वारा पॉलिथीन बेची जा रही है, तो तत्काल उसकी दुकान पे हमारी टीम द्वारा रेड मारी गई और फिर उसकी दुकान से आपके कई प्रकार के प्रतिबंधित आइटम मिले। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के बनफूलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी थी और अब देहरादून के विकास नगर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का कार्य किया जा रहा है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी थी और अब देहरादून के विकास नगर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का कार्य करा रहा है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। गरीब बेसहारा लोग अब सिर छिपाने की जगह तलाश रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन न प्रशासन और न शासन से उन्हें कोई मदद मिल पा रही है। मकान की वजह तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बड़ी दुविधा है, मतलब इस शब्द को समझने के लिए कि बात में हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि कुछ इधर कुछ जो अच्छे मतलब नेता वगैरह कुछ हैं यहाँ पर रहने वाले, जिनकी थोड़ी अच्छी पहुँच है, उनके घर तो नहीं टूटे हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब रह रहे थे यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा किसी तरह अपना जोड़ तोड़ के बनाया था किसी ने, तो बस उनको ही बस टूटे हैं सारे के सारे।
ये पीछे भी छूटा हुआ है, उधर पीछे का सारे कोने छोड़े हुए हैं। और ये बस ये कि एक तरीके से ये मैसेज मिल रहा है कि साथ गरीबों को सताया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो कहेंगे अंधी सरकार है, बदुआ लगेगी सरकार को हमारी। हमको इंदिरा हमारे आधार कार्ड ले लो, बैंक कार्ड चेक कर लो, हम कहीं है, हमारी जमीन है कहीं, हम बसने लाएंगे तो हमें उजाड़ो, हमको नहीं आने। हमारे को ये मटेरियल रखने का भी जगह नहीं है, हम कहाँ जाए? हमारी बदुआ लगेगी सरकार को, कभी ना जीते कभी ना है सरकार। रोड पर हमें छावा मिलना चाहिए, जब हमारा तो छावा झेल लिया। गरीबों की मदद करेगा मोदी, उस टाइम पर दिया था, उस टाइम पर आज गरीबों की इज्जत दे रही है। आज तो गरीबों को हटा दिया, गरीबों को हटा दिया, बड़ा धन निकाला, इतना रुपया नुकाना गरीबों की वो करनी हटाने इनकी वही करनी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध बस्तियां बसी हुई हैं। इनमें कई सरकारी जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। पिछले कई सालों से लोग यहां रह रहे हैं। बिजली, पानी और भी तमाम सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन अचानक जेसीबी ले जाकर लोगों के आशियाने को एक ही झटके में तोड़ रहा है। वहीं अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि यदि कांग्रेस अपने शासनकाल में लोगों को ऐसे ना बसाती तो आज ये स्थिति ना होती, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तानाशाही तरीके से काम कर रही है। विकास नगर में जल विद्युत निगम की जिस जमीन पर सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की है, वहां पर वो सैकड़ों लोग लगभग 60-70 वर्षों से रह रहे थे। उनकी 2-2 पीढ़ियां वहां पर निकल गई और उनके बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और लालन पालन वहीं पर हुआ। बिना नोटिस के सरकार ने उन लोगों पर जो कहर बरपाया है, ना तो उनके विस्थापन की कोई योजना उनको बताई गई, ना उनको अतिक्रमण के बाद सरकार ने कोई मुआवजा दिया और सीधे बुलडोजर उनके सिर पर तान दिया गया। आज वो बेघर दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। देखिए, जहां भी अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण दूसरे की जमीन पर कहलाता है और हर सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि चाहे वो राज्य संपत्ति हो, चाहे किसी की गैर संपत्ति हो, जहाँ था उसके बारे में एक नीतिगत निर्णय के आधार पर कानून की तरीके से ही अतिक्रमण हटाए जाते हैं। इसमें सरकार कहीं दोषी नहीं होती है। ये ठीक है कि कांग्रेस के लोगों को जब वो चीज़ें जिस समय शुरुआती दिनों में वो सब चीज़ें हो रही थी, अगर उस समय पर उन लोगों को रोक दिया जाता तो शायद आज स्थिति निर्माण नहीं होती। ये ठीक है कि सामाजिक नागरिक यहाँ भारत के नागरिक हैं, हमारे उत्तराखंड नागरिक हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री आवास है, किसी स्थान पर ठीक प्रकार से उनके रहने की व्यवस्था जो बनाने की बात आएगी तो जो बीपीएल श्रेणी में उनको हम करते ही हैं, उनको भी देंगे। कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन इन लोगों को बसाता है। आखिर ये जल विद्युत निगम, ये रेलवे कहाँ इतने सालों तक सोए रहते हैं जो इन्हें अपनी ही जमीनों पर अवैध अतिक्रमण नहीं दिखाई देता। आखिर क्यों सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाती जिससे सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण भी न हो और लोगों को उजाड़ा भी न जाए। देखना होगा सरकार इस दिशा में क्या कुछ करती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल होता है। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।